नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के 13 अक्टूबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और आज द हिंदू न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आए हुए हैं डिस्कशन के लिए। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं उन सभी आर्टिकल पे जिन पे हमें आज डिस्कशन करना है। तो वो आर्टिकल कुछ इस प्रकार से हैं। यदि बात करें आज की सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, तो हम बात करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। साथ ही साथ यदि हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि हम जानते हैं कि पिछले दिनों से लगातार इस पर छोटे छोटे आर्टिकल्स आते रहते हैं, वो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज पे भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आया हुआ है, इसको हम सभी जानेंगे। और टर्की और ग्रीस के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट, जो डिस्प्यूट बना हुआ है, इसको समझते हुए आज के टीआरपी जैसे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखते हुए द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को साथ में देखेंगे और आज के सेशन को संपूर्ण करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम सभी आर्टिकल को और उनके संबंधित सभी एस्पेक्ट को। यदि बात करें इनमें आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो सबसे पहली न्यूज़ जो है कि श्रीलंका ने चाइना के साथ लगभग $500 मिलियन पे मतलब कि बात करने की बेसिकली जो श्रीलंकाई गवर्नमेंट और जो बीजिंग है, यानी कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, इनके बीच लगभग $500 मिलियन का चाइनीज़ लोन पे बेसिकली चर्चा हो रही है। साथ ही साथ यदि बात करें अगली न्यूज़ की, तो उस पर लिखा हुआ अमेरिकन ड्यूज विन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है, लगभग अमेरिकन्स दो अमेरिकन्स ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जीता हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और बात करें आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो हमारा जो सबसे पहला आर्टिकल होगा वो होगा क्लाइमेट चेंज टू ब्लेम फॉर डबलिंग ऑफ डिजास्टर। तो क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक प्रमुख कारण है, किसके लिए? डबलिंग ऑफ डिजास्टर। जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनको डबलिंग होने में इसका एक प्रमुख योगदान रहा है क्लाइमेट चेंजिंग में। तो सबसे पहला आस्पेक्ट लिखा है 7348 नेचुरल डिजास्टर सिंस 2000। यूएन की एक ऑथेंटिक जो डाटा प्रस्तुत किया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज लार्जली टू ब्लेम फॉर अ नियर डबलिंग फॉर नेचुरल डिजास्टर इन द पास्ट 20 ईयर्स, द यूनाइटेड नेशंस सेड ऑन मंडे। तो पिछले सोमवार को यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि पिछले 20 साल में जो नेचुरल डिजास्टर होते थे वो लगभग डबल हो गए। तो जो डाटा इसमें उसको आप सभी तो कोट कर सकते हैं, जैसे कि द यूएन ऑफिस for disaster risk reduction said 7348 major disaster event had occurred between 2000 to 2019, claiming 1.23 lives। तो लगभग 2000 से लगभग 2019 तक 1.23 जो हैं बेसिकली जो लाइव्स हैं, जो अगर लाइव्स की बात करें, अफेक्टिंग टू 4.2 बिलियन पीपुल। नेचुरल डिजास्टर से लगभग 1.23 बिलियन जो लोग हैं वो अफेक्ट हुए हैं, और 4.2 बिलियन जो लोग हैं डायरेक्टली इससे अफेक्टेड हुए हैं, और इतने लोगों की लगभग जान भी गई है। और कॉस्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी सम $2.97 ट्रिलियन। तो ये इसका जो टोटल इकोनॉमी पे जो इसका जो प्रभाव पड़ा है, लगभग 2.97 बेसिकली ट्रिलियन डॉलर का पड़ा हुआ है। तो नेचुरल डिजास्टर का जो ह्यूमन इकोनॉमिक्स पे जो इम्पैक्ट है वो लगभग 2.97 ट्रिलियन डॉलर का भी पड़ा हुआ है। तो ये इसमें जो आपको डाटा इसमें दिख रहे हैं वो आप नोट कर सकते हैं, उसको आप सभी लिख भी सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम सभी पिछले दिनों से भी आर्टिकल आते रहते हैं कि क्लाइमेट चेंजिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे ह्यूमन लाइफ पे, डेली लाइफ पे। तो इसको कहीं किसी से कोई छुपा नहीं है, ये बेसिकली जो फैक्ट है। तो इसको आप सभी लोग रीड कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको तैयार भी करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इसमें बेसिकली आपका देख सकते हैं कि लिखा है अमेरिकन ड्यू विन इकोनॉमिक्स नोबेल। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। पिछले दिन हमने पीस के क्षेत्र में बात की, साथ ही साथ हमने मेडिसिन के क्षेत्र में बात की, केमिस्ट्री के क्षेत्र में बात की। तो आज जो आर्टिकल है वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो है पॉल मिलग्रॉम, रॉबर्ट विल्सन, ऑनर्ड फॉर देयर वर्क ऑन ऑक्शन दैट हेल्प्स बायर एंड सेलर। तो इन्होंने ऑक्शन मतलब था बेसिकली नीलामी। तो नीलामी जैसे एक गर्म मुद्दे पर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन वर्क किया बायर और सेलर्स के प्रति। तो इसके लिए इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 का देने का निर्णय लिया गया है। तो आपको याद होना चाहिए किसको दिया गया है। तो यूएस इकोनॉमिक्स पॉल मिलग्रॉम्स एंड रॉबर्ट विल्सन won the Nobel Economics Prize on Monday for the work on commercial auction, including the goods and services difficult to sell in tradition at all which such as radio frequencies, the Nobel Committee said। तो नोबेल कमेटी के द्वारा इनको बेसिकली नॉमिनेट किया गया है नोबेल प्राइज़ के लिए। किसको? पॉल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन को। तो ये आपको याद कहीं ना कहीं डाटा याद होनी चाहिए और इनका नाम बेसिकली आपको याद होना चाहिए। और किस क्षेत्र में इनको दिया जा रहा है, तो वो है बेसिकली आपका ऑक्शन के क्षेत्र में, कि नीलामी किस प्रकार हो, उसके जो एस्पेक्ट है उस पर बात करें। यदि नेक्स्ट आर्टिकल की, तो इस आर्टिकल में यदि आप देखेंगे तो लिखा हुआ है टर्की टू सेंड रिसर्च शिप टू मेडिटेरियन।
तो मेडिटेरियन सी और टर्की और जो ग्रीस है, ये क्या है, इसका लोकेशन क्या है, हम सभी लोग पिछले दिनों विशेष में डिस्कस कर चुके हैं। आज की यदि हम बात करें तो टर्की और ग्रीस के बीच लगातार डिस्प्यूट बना हुआ है। हाया सोफिया यानी कि हागिया सोफिया जो पिछले दिनों न्यूज़ में बना हुआ है, उसकी बात करें, और फिर पिछले दिनों जो खनिज तेल मिला हुआ है आपका मेडिटेरियन सी में, तो उसको लेकर भी टर्की और ग्रीस में जो डिस्प्यूट बना हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, इन सभी बातों को लेते हुए यदि हम थोड़ा सा मैप में डालें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो यदि हम बात करें थोड़ा सा इसकी मैप का एक ओवरव्यू, छोटा सा आपको शॉर्ट व्यू याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इनकी लोकेशंस है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका ग्रीस है, ये आपका टर्की है, ये आपका एजियन सी है, और मेडिटेरियन सी में आपका बेसिकली खनिज तेल की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे आइसलैंड हैं। और बात करें ग्रीस की राजधानी एथेंस है, और इसके बीच, यहीं पे बीच में कहीं आपका खनिज तेल की प्राप्ति हुई है। तो इस खनिज तेल को प्राप्ति के बाद दोनों कंट्रीज़ का अपना अपना उस पर हक बताना, फिर शेयरिंग करना, और भी बहुत सारी बातें इन दोनों को लेकर बार बार इन दोनों के बीच डिस्प्यूट बने रहते हैं। तो टर्की विल redeploy the research ship at the center in the energy row with Greece to eastern Mediterranean on Monday, और decision slammed by the Athens as a direct threat to the peace। तो बेसिकली जो टर्की है वो क्या कर रहा है कि जो खनिज तेल है या जो भी एनर्जी के साधन है उसको मतलब मेडिटेरियन सी में सर्च करना चाहता है, और जो उसकी एक्टिविटी उसको करना चाहता है, जिसपे एथेंस का ग्रीस का बार बार मतलब कि उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, जिसके कारण दोनों के बीच क्या होता है, डिस्प्यूट बना रहता है। तो इसको आप सभी लोग पिछले सीजन के अंदर यदि आप नहीं जानते तो हमारे सेशन को देख सकते हैं। बात करें यदि नेक्स्ट आर्टिकल, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि द टायरनी ऑफ टीआरपीज। तो टीआरपी जो है, हु वुड रेगुलेट चैनल्स एंड हाउ शुड दे बी रेगुलेटेड। तो टीआरपी के अंतर्गत कुल 3 चैनलों के नाम आए थे, और बहुत सारी टीआरपी खरीदने का, व्यूवर्स खरीदने का जो उनके बेसिकली इल्ज़ाम लगा था, और भी पिछले दिनों जो डिजिटल मीडिया पे रेगुलेशन के लिए आर्टिकल आए हुए थे, उन सभी को कवर करते हुए ये आर्टिकल बेसिकली दिया हुआ है। नथिंग कैन बेटर डिस्क्राइब द करंट टीआरपी एंड टारगेटिंग रेटिंग पॉइंट, कंट्रोवर्सी बेटर देन अ हिंदी प्रोवर्ब, हमाम में सब नंगे हैं, हमाम में सब नंगे हैं, एवरीवन इज नेक्ड इन पब्लिक बात। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोवर्सीज नेक्स्ट कैम लेट्स अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम एट प्ले। देखिए बेसिकली बात करें इंडिया में टेलीविज़न सिस्टम की, तो व्यूवर्स के अकॉर्डिंग किसी भी चैनल्स की टीआरपी को मतलब कि प्रमोट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए जितने भी उसको देखने वाले हों, जितना मिनट उसका चलता है, या जो इसके प्रोविजंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी चैनल की, किसी भी सिस्टम की टीआरपी को निर्धारित किया जाता है। तो उस पर भी कहीं ना कहीं उसको भी रेगुलेट करने का कहीं ना कहीं बातें की जा रही है इस पूरे आर्टिकल के अंतर्गत, जिसको हम सभी पिछले सेशन के अंतर्गत भी समझ चुके हैं। बात करें यदि हम नेक्स्ट आर्टिकल, तो इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे कि द पर्पज ऑफ प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट यानी कि इसमें शाहीन भाग का लेते हुए इस पूरे आर्टिकल को मतलब कि सेंट्रलाइज किया गया है। यानी कि देखिए हम सभी जानते हैं, पिछले दिनों यही आर्टिकल आया हुआ था कि प्रोटेस्ट के क्या प्रोविजंस होने चाहिए। देखिए कहा जाता है कि अब प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि शाहीन में जो प्रोटेस्ट हुआ सड़कों पे जाम लग गया, या कहीं भी प्रोटेस्ट होता है तो सड़कों पे जाम लगता है हर हाल में, जिसके कारण प्रोटेस्ट होने का जो मेजर जो काज होता है वो होता है अपने मतलब राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये कोई बहुत गलत बात नहीं है प्रोटेस्ट करना, लेकिन आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करते समय जो अदर सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अर्थात आपने अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भीड़ लगाया या फिर जो भी किया, हाँ भीड़ जुटाया, उसके बाद आपने सड़क को जाम किया। सड़क को जाम करने पर जो अदर सिटीजन्स हैं उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए उनको मूव करना होता है, उनकी गति रुकी, उनके वर्क्स रुके, उनके फंक्शनरीज रुके, वे डिस्टर्ब हुए, तो कहीं उनकी जो मौलिक अधिकार हैं, जैसे आप अपने मौलिक अधिकार के लड़ रहे हैं तो उनकी जो मौलिक अधिकार है वो कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों हाल ही में बयान दिया कि आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, और यही होना भी चाहिए किसी भी प्रोटेस्ट करने के लिए। तो उसको बताया गया कि आप प्रोटेस्ट करिए ऐसी जगह पे, जैसे आपका रामलीला मैदान हो गया, या फिर जो भी ऐसी चीज़ बातें की गई, जंतर मंतर पे करिए, रोड पे आप करेंगे तो आप अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में दूसरे के राइट को आप डिस्टर्ब करेंगे। तो ये बेसिकली बातें इस पूरे आर्टिकल में की जाएगी। तो जैसे CAA हो गया, NRC हो गया, और भी बहुत सारी बातों पे पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसी संदर्भित ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट की, तो आज हम देखेंगे आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को, और आज के सेशन को सपोर्ट करेंगे। तो बात करें आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि राइट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज पे आप सभी लोग
100 वर्ड्स में आप सभी लोग इस पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे और इसके सभी एस्पेक्ट को लिखने का प्रयास करेंगे। और हाँ, यदि हम बात करें जो भी आर्टिकल्स का डिस्कशन होता है, तो डिस्कशन देखिए जो आर्टिकल रिपीट होते हैं उन पर उनको आप लोग डिटेल में जानने के लिए पिछले सेशन को अटेंड कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज के आर्टिकल की बात करें तो आज के जितने भी आर्टिकल थे उसमें क्लाइमेट चेंज अपने आप में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, और इस पर भी आर्टिकल में EIA हो या जो भी हो उसका आप कंक्लूड करके उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो EIA क्या है, कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें कि व्हाट इज EIA। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज पे आप सभी लोग 100 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।